हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद आरएसएस। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे एट एनी एंगल थीटा। अब तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला था वो या तो एक्सियल पोजीशन पे निकाला है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकाला है। आज इन दोनों में से किसी पे बात नहीं करने वाले हैं। एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज़, इस डेरिवेशन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमको पता होने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हैं तो ये डेरिवेशन बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। अदरवाइज़ ये जो है कंफ्यूजिंग बना रहता है हमारे लिए और फिर इसे सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना भी हम लोग को करना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, और बिल्कुल अब जो है 10 मिनट लगातार मेरी वीडियो को देखें ध्यान से। 10 मिनट तक का अगर कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने देख लिया तो सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं किस किस में हिम्मत है जो 10 मिनट तक मेरी वीडियो को देखेगा, है ना, और चीज़ों को जो है समझने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चा, शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके लिए मैंने कहा कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता होने चाहिए। तो देखो, मुझे एक चीज़ बताओ कि एक यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ से एक स्मॉल सेपरेशन पर कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे माइनस का क्यू चार्ज रखा है, पॉइंट बी पर प्लस का क्यू चार्ज रखा है। इसको बी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या, और इन दोनों के बीच का एक स्मॉल सेपरेशन है जिसको हमने 2a बोल दिया है। इसका कोई नाम होता था क्या? इसको हम बोलते थे डाइपोल। ठीक है ना, क्या बोलते थे? डाइपोल बोलते थे। तो हमको ये आइडिया मिल गया कि डाइपोल क्या होता है। दो छोटे छोटे चार्जेस होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे, और दोनों एक दूसरे के दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होगा बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल सेपरेशन बिटवीन दैम। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा एक डाइपोल हुआ। इस डाइपोल के आगे, इसको मैंने आगे ऐसे बढ़ाया और यहाँ पे कोई पॉइंट P लेट किया। तो ये पॉइंट P जो है इस डाइपोल की कौन सी पोजीशन पर है? ये बेटा इसकी एक्सियल पोजीशन पर है। किस पोजीशन पर है? एक्सियल पोजीशन। ओके, अब यहाँ से मैं एक बात बताऊंगा आपको। पहला कॉन्सेप्ट हमारा यही चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऐसे लिख दिया है, इज इक्वल टू या फिर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम वही होगी सर जो डाइपोल की डायरेक्शन है। हाँ, वही होने वाली है। सर हमको एक चीज़ और बता दो। क्या सर? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी। कैसे पता करता है डाइपोल की डायरेक्शन को? तो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से प्लस पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगी। इसका मतलब सर, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो क्या 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 सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अलोंग ए टू बी, या फिर अलोंग की जगह पे मैं लिखता हूं फ्रॉम। ये ज़्यादा सही रहेगा। ए टू बी, ए से बी की तरफ होगी। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी की तरफ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ कहीं काम कर रहा होगा। एक चीज़ मुझे यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, अब मैं फिर एक डाइपोल बनाता हूँ, है ना। तो डाइपोल मैंने फिर ऐसे ही बनाया। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये बीच में सेंटर हो गया, ओ बोल दिया मैंने इसको। इस पर माइनस क्यू चार्ज रखा है, इस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, और इन दोनों के बीच का गैप जो है स्मॉल सेपरेशन वो 2a है। ठीक है ना। अब एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है? तो एक्सियल पोजीशन है सर भूल गए तो यहाँ पे एक काम करते हैं। एक्सियल पोजीशन जो होती है, जो डाइपोल का मिड पॉइंट था, पॉइंट ओ जो था, उसके ऊपर 90 डिग्री की एक लाइन बनाएंगे, वहाँ पे वो डाइपोल की पोजीशन आ जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ओ के हिसाब से जो है डाइपोल यहाँ कहीं, ये मतलब जो पोजीशन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, अब जो ओ से बना रहा हूँ मैं, ये वाली जो है ये डाइपोल की सॉरी इक्वाटोरियल वाली जो पोजीशन है वो पोजीशन होगी। ठीक है, मेरा डायग्राम अच्छा ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं अगर पॉइंट पी मान लेता हूँ तो ये पॉइंट पी जो है ना बेटा, ये पॉइंट पी जो है ये इक्वाटोरियल पोजीशन पर है। अब अगर यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात करूँ, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं गौर से देखूँ ना तो ये देख, जहाँ पे भी पॉइंट पी होता है वहाँ छोटा सा चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होता है हमारा, है ना। और इन दोनों के बीच में जो है देख, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दोनों के बीच का E1 वो इधर लगने वाला है। थोड़ी देर के लिए E1 मान ले रहा हूँ मैं इसे, ठीक है ना। ओके, और अगर मैं इस पॉइंट P और B के बीच के बारे में बात करूँगा तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा और वो ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देगा। ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E2 जो पॉइंट बी से लग रहा होगा इस पर, है कि नहीं। ओके, एक चीज़ मुझे ये पता चलती है, ठीक है ना। ओके, और देख बेटा, अब मुझे ज़रा ये बता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा है तो ये क्या दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक डायरेक्शन है डाउनवर्ड और एक डायरेक्शन है ऐसी फॉरवर्ड। हाँ सर, हाँ सर, हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो सर दूसरा पेन भी यूज़ कर लेना ताकि हमको दिख भी जाए। चलो, तो मैं इसमें बेटा इसको जो है E1 को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोर्शन। तो हॉरिजॉन्टल पोर्शन तो ये होने वाला है, यस सर। अच्छा, वर्टिकल पोजीशन ये होने वाला है, यस सर। अच्छा, यहाँ पे एंगल थीटा मैंने मान लिया, ओके सर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा, यस सर। क्लियर है, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देख एंगल ये सर थीटा क्यों ले लिया, देख जरा, ये दो पैरेलल लाइन है और मैं एक ट्रांसवर्सल बना रहा हूँ, तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में नहीं बराबर होते थे? दैट्स वाई ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। और जहाँ एंगल थीटा बन रहा होता है उधर अपन लोग कॉस लेते हैं क्या, E1 को ही तो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये बनेगा E1 कॉस थीटा, ठीक है ना भाई। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, E1 साइन थीटा, ठीक है ना। इतनी चीज़ क्लियर। अब देख, अब मैं क्या करूँगा, इस E2 को अगर मैं ध्यान से देखूँ, देखो ये E2 ऐसे जा रहा है तो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, और थोड़ा सा अच्छी सी फील दिलाता हूँ, है ना। E2 कुछ ऐसा मूव कर रहा है तो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, दोनों तरफ मूव कर रहा है ये E2। तो E2 के लिए मैं क्या बोलूँगा, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी वो तो यही होने वाली है। इधर देख, हॉरिजॉन्टल ये रही, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है ना भाई। ओके सर, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यही होने वाली है, तो मैं इसको भी E2 कॉस थीटा लिखने वाला हूँ। और इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, ये ऊपर की तरफ बनेगा E2 साइन थीटा, ठीक है। यही डायरेक्शन होती हैं। अब जरा यहाँ से गौर से देख, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, ये E1 E2 की वैल्यू इक्वल है ना। और अपोजिट डायरेक्शन में तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाली हैं। E1 कॉस थीटा और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बचा कौन, E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, क्या ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में? यस सर, सेम डायरेक्शन में। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है। हाँ, तो दोनों को ऐड कर देना, दोनों को ऐड करा तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, ठीक है ना। और डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ। ओह सर, यहाँ से ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ होने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए चीज़ें। ठीक करने वाला हूँ कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट to the direction of dipole, to the direction of dipole,
ठीक है ना, एक ये बात हो गई। अगर ये दोनों बातें तुम्हें क्लियर हैं तो ये वाला डेरिवेशन जो है समझ में आ जाएगा जो हम ऊपर करने वाले हैं। अभी मैंने उस डेरिवेशन की शुरुआत नहीं करी है, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ उससे रिलेटेड। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो उस डेरिवेशन को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चा पार्टी जो होती हैं वो बेचारे जल्दी में होते हैं, है ना, काम भी बहुत सारा होता है। खैर उन लोगों के पास जो है इतना बिजी पर्सनैलिटी, बस पूछो मत। हम टीचरों के पास तो कोई काम ही नहीं है, बच्चों से ज़्यादा बिजी कोई नहीं होता। उन बच्चों के पास इतना काम होता है कि जो डायरेक्शन देख लिया डायरेक्ट उसी को सॉल्व करने लग गए। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है अरे वो आते रहेंगे टाइम के साथ साथ, जो है हमारे पास आए ना आए कोई बात नहीं। अपन को जो डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, कॉन्सेप्ट भले ही क्लियर ना हो, वो रट तो जाएगा ना, समझ तो आ जाएगा ना, ये चाहिए। वैसा मत करना, ठीक है ना। तो पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमको पता होने चाहिए, फिर उसके बाद डेरिवेशन पे जाएंगे और डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें क्लियर होने वाला है। अब देखो, अब शुरुआत करूँगा मैं इसकी, अब देखना कैसे मेरे साथ के साथ जो है आप लोग बोलोगे। तो अब बनाए देता हूँ मैं डाइपोल, ठीक है ना। अब देख, डाइपोल मैंने बनाया है कि ये यहाँ पे बनाता हूँ, है ना, ऐसा। ये एक डाइपोल है और मैं ऐसा नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और इसका ये मिड पॉइंट हो गया ओ, ठीक है ना भाई, ओके। अब डाइपोल पे एक पे नेगेटिव चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में स्मॉल सेपरेशन ए मतलब 2a हो गया, है ना सर। लेकिन इस पे तो ये मतलब एंगल थीटा पे तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा रोटेट करेंगे ना एंगल थीटा पे थोड़ा सा। तो मैं इसको कुछ ऐसा बना दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक सर, समझ आ रहा, ओके। तो मैं इसको पॉइंट को A1 नाम दे रहा हूँ, इसको B1 नाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और यहाँ पे माइनस का Q चार्ज है, इधर पे प्लस का Q चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो ये बना एंगल थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, देखो अगर मैं पॉइंट P, यहीं पे ही तो कहीं एंगल थीटा पे ही तो पॉइंट P लेना था, तो पॉइंट P अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ, इस पॉइंट को ऐसे बढ़ा के यहाँ पे कोई पॉइंट P माना मैंने अगर, ठीक है ना, लेट से दिस पॉइंट इज P, ओके सर। तो क्या ये पॉइंट P इस डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन पे काम नहीं कर रहा है? यस सर, कर रहा है। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती थी सर? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, हाँ ठीक है। तो माइनस Q से प्लस Q, ओहो ये वाली डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होने वाली है। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा, अब ये डाइपोल देख देख ध्यान देना, ध्यान देना, कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी देख, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये जा रही है तो इसे दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर यही वेक्टर क्वांटिटी कुछ ऐसे जा रही होती तो इसकी दो डायरेक्शन है, देख, एक तो ये इधर चल रही है और एक ये इधर चल रही है। तो जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कोई दो डायरेक्शन में मूव करे इस टाइप से, ठीक है ना, तब उसे हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं दो पार्ट्स में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में जो है उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये डाइपोल पहले नॉर्मल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था, लेकिन अब इसकी दो डायरेक्शन हो गई इसके लिए, तो इसको हमें दो पार्ट में दिखाना होगा। ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन हो गया इसका, तो वर्टिकल पोर्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी फील ले लेना भाई, डायग्राम मेरे बहुत अच्छे होते हैं। हाँ अब बढ़िया बना है, अरे बेहतरीन डायग्राम तो मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ पहले से ही, पुराने ज़माने से ही, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बात करूँगा तो ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ऐसे ही आप लोगों के लिए अलग अलग नाम दे रहा हूँ फील दिलाने के लिए। ये अपना माइनस का Q चार्ज हो गया, ये प्लस का Q चार्ज हो गया। अब A2 B2 वाला जो डाइपोल है, ये गैप AA है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। A2 B2 वाला जो डाइपोल है इसके हिसाब से पॉइंट P क्या इक्वाटोरियल पोजीशन पे 90 डिग्री वाला, ध्यान दे, डाइपोल के 90 डिग्री पे पॉइंट P था तो इक्वाटोरियल पोजीशन बन रही थी। तो ये डाइपोल है, इसके 90 डिग्री पे ये पॉइंट P आ रहा है तो इक्वाटोरियल पोजीशन बनेगी। और यहाँ पे हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट टू दैट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ है, A2 से B2 की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, B2 से A2 की तरफ। मतलब पॉइंट P से अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसा जो है मुझे मिलने वाला है, दिस इज़ E2। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको? देखो अब पॉइंट P को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, थोड़ी फील आ जाएगी। तो ये E2 की डायरेक्शन आ गई, ये E1 की डायरेक्शन आ गई, दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना भाई।
इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट वाला कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो ये पूरा डेरिवेशन आपको क्लियर होने वाला है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेरे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कभी 11th क्लास में पुराने ज़माने में हम लोगों ने पढ़ा था। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, है ना, ऐसा ही कुछ पढ़ा था ना भाई। ओके, देख अब यहाँ से मैं बात करूँगा किसकी, E1 और E2 के बारे में बात कर ले रहा हूँ अब, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला तो मेरे को लगाना ही है, इसके बारे में तो बात करनी है ही, लेकिन यहाँ से पहले मैं बात करूँगा E1 के बारे में कि E1 क्या है, अगर ये मुझे बताओ, E2 क्या है ये मुझे बताओ, तो बड़ा अच्छा सा फील हो। सर E1 एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्या? यस, है ना, डाइपोल के पॉइंट पे एक्सियल पोजीशन पे था तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी ये। तो एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके लिए फॉर्मूला क्या था, K2P/R3, यही था। और इसके लिए क्या था, KP/R3। हाँ सर, हाँ, अरे यार याद आ गया, ओह शिट, मैं भूल गया था थोड़ा सा पुराने वाली चीज़ों को जो है ना। तो देख मैं याद दिलाता हूँ और इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, देख ध्यान दे। अब ज़रा मुझे ये बता, ये एक डाइपोल था, है ना, P, ये डाइपोल क्या था, P, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो क्या बनेगा, P cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये बनेगा P sin थीटा। हाँ सर, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन पे जो P लग रहा है वो आप क्या पे लिखने वाला हूँ मैं, K2P cos थीटा/R3, KP sin थीटा/R3। क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं आपको? देखो, अगर इतनी चीज़ क्लियर है, E1 E2 की वैल्यू समझ में आ गई, तो यहाँ पे बहुत आसानी से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज़ तो ये हुई, रिजल्टेंट में किसका निकालना था, E1 E2 का। हाँ सर, समझ में आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ, तो E1 E2 के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? तो मैं क्या बोल दूंगा कि E1 जो है ये परपेंडिकुलर है E2 पर, या फिर E2 परपेंडिकुलर है ET पर, मतलब एंगल थीटा जो है यहाँ से वो हम बता रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, ठीक है ना भाई। एंगल थीटा के बारे में भी हमको यहाँ से ये आइडिया मिल गया है। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा सर, हमें ये भी बताओ कि पॉइंट O से लेके P तक का गैप कितना है, तो OP = R है ना। O से P तक के गैप को हमने R मान रखा है। इतनी चीज़ क्लियर। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख के देखते हैं, चेक करके कि क्या आता है हमारा निकल के, ठीक है। तो देख, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, पहले तो मैं इसी को निकालूँ, E = E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, क्योंकि दोनों के बीच में E1 E2 के बीच में जो एंगल बनना था 90 डिग्री था। cos 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये पूरा जिसको मैं गोला कर रहा हूँ ये पूरा हो गया 0। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलने वाली है क्या, वो ये मिलेगी √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। हाँ सर, यही मिलने वाली है। हो बढ़िया सर, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, E1 कितना दे रखा है मुझे, E1 है √K2P cos θ/R³ का होल स्क्वायर प्लस E2 कितना दे रखा है, KP sin θ/R³ का होल स्क्वायर। और इस पूरे के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो बेटा ये मिलेगा K² 4P² cos स्क्वायर θ/R⁶ प्लस K² P² sin स्क्वायर θ/R⁶, ठीक है। अगर मैं पूरे को बाहर निकालूंगा √ से, तो देख K² को कॉमन लेके बाहर निकालूंगा तो खाली K आएगा, P² को बाहर निकालूंगा तो खाली P, R⁶ दोनों में कॉमन है, बेस सेम है, कॉमन ले सकता हूँ मैं बाहर, तो R³ आ जाएगा √ से बाहर निकलते ही, तो ये बन जाएगा R³। अब √ के अंदर कौन बचेगा, 4, एक तो 4 बचा मेरा, एक बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचने वाला है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना भाई। ओके, ये चीज़ मिल गई मुझे, ठीक।
अब मुझे बताओ साइन को मुझे कॉस में बदलना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सर बोल रहे हैं हम, नहीं नहीं नहीं, याद है, जस्ट वेट मिनट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस यही होता है, ठीक है ना। तो भाई के पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा के पी अपॉन आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 4 में से 1 माइनस किया तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये जो है मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है ड्यू टू एन एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? देखो भाई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं इसका एक प्रूफ और देखता हूँ कि अगर मैं थीटा की जगह पे 0 डिग्री रख दूँ, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब है कि एक्सियल पोजीशन, कौन सी पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन है। ओके, और जब थीटा को मैं 90 डिग्री रखूँगा तो ये बनेगी सर इक्वाटोरियल पोजीशन। क्या ये दोनों चीज़ समझ में आ रही हैं? ओके, तो मैं थीटा इज इक्वल टू 0 रखता हूँ यहाँ। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। जैसे ही कॉस 0 की वैल्यू 1 हुई तो मुझे क्या मिलने वाला है? E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब, और ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये बन जाएगा के 2p अपॉन आर क्यूब। चेक करो जरा एक्सियल पोजीशन पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एक्सियल पोजीशन पे था के 2p अपॉन आर क्यूब। ओहो, मतलब सर ये एक्सियल पोजीशन के लिए सेट बैठ गया, यही वाला फॉर्मूला। तो थीटा की जगह 90 रख, 90 रख। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू सर 0 है ना, 0। और जैसे 0 रखा तो अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा? 0 + 1 कितना होता है सर? 0। 0 + 1 1, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, खाली 1 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो के पी अपॉन आर क्यूब मिलने वाला है, विच इज़ इक्वाटोरियल पोजीशन पे। तो के पी अपॉन आर क्यूब इक्वाटोरियल पोजीशन थी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि इट इज़ द जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ठीक है।